नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। एक नजर कृषि समाचार पर। प्रदेश में फसलों की प्राचीन किस्में भी अब दिखाएगी कमाल। ठंड में कॉकिडियोसिस रोग से मुर्गियों एवं चूजों को बचाएं। उन्नत प्रभेद से मक्का की खेती, मुनाफे की खेती। बीते हफ्ते देश की राजधानी में संपन्न एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला। इसलिए आज खबरें खेती में सबसे पहले प्रदेश के सभी किसान भाइयों एवं बहनों को बधाई। यह सब आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि का पैटर्न काफी हद तक बदल चुका है। विशेषकर गेहूं चावल की परंपरागत किस्में नेपथ्य में चली गई है और उनके स्थान पर नई किस्में प्रचलन में आ गई है, जो बदलती जलवायु के बीच भी उपज को जारी रख सके। लेकिन शोध बताते हैं कि परंपरागत किस्मों पर रोग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम देखा गया है। इसलिए प्रदेश का कृषि विभाग नीति के तहत धान, गेहूं, दलहन की परंपरागत किस्मों को फिर एक बार जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। अब प्रदेश में गेहूं की परंपरागत प्रजाति सोना मोती को बढ़ावा मिलेगा। सोना मोती गेहूं की एक प्राचीन किस्म है जिसमें ग्लूटेन की मात्रा बेहद कम होती है। इसके साथ ही गेहूं की इस किस्म में ग्लाइसेमिक सामग्री और फैलिक एसिड की मात्रा पर्याप्त होती है। कुल मिलाकर गेहूं की यह प्राचीन किस्म अपनी उच्च पोषण संबंधित खूबियों के लिए जानी जाती है। स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण सोना मोती गेहूं की मांग बहुत ज्यादा है, जबकि बिहार में इसकी उपलब्धता काफी कम। इसकी कीमत भी गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साथ सभी फसलों की परंपरागत किस्मों के संरक्षण के प्रयास में जुट गए हैं और किसानों की आय दोनों के लिए काफी मुफीद साबित होगी। मुर्गी पालक किसान भाइयों, ठंड के इस मौसम में नाजुक चूजों और मुर्गियों के प्रति सचेत हो जाने की जरूरत है। इस मौसम में छोटे और बढ़वार चूजों तथा मुर्गियों में भी कार्डियोसिस बीमारी का आक्रमण हो सकता है, जो मुर्गियों के लिए काफी जानलेवा साबित होता है। ऐसे में आपका व्यवसाय घाटे का व्यवसाय बन सकता है। शीत ऋतु यानी ठंडी बयारों का मौसम, मनुष्य, पशु, पंछी और मुर्गियां सबके लिए सावधान रहने का मौसम। मुर्गियों के नाजुक चूजे इस मौसम में कार्डियोसिस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। पतला और काफी रंग का बीट होने लगता है और चूजे और मुर्गियां सुस्त दिखने लगते हैं। तो समझना चाहिए कि कार्डियोसिस रोग का प्रवेश आपकी मुर्गी फार्म में कर चुका है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कार्डियोसिस टेस्ट दवा 3 ग्राम 50 मुर्गियों के लिए 3 लीटर पानी में घोलकर उन्हें पिला दें। वे सुरक्षित हो जाएंगी। हाँ, असावधानी से चूजे और मुर्गियों को भी मरने में भी देर नहीं लगती। इसलिए इस ठंड के मौसम में मुर्गियों का प्रबंधन आप अवश्य करें। वैशाली जिले के सराय गांव के किसान लाल बहादुर सिंह ने 2.5 कट्ठे में गाजर की खेती की है। फसल काफी अच्छी है। लाल बहादुर सिंह बताते हैं कि इन्होंने खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया है और ये आश्वस्त है कि लागत का 2 गुना मुनाफा तो मिलना ही है। अन्न दर्पण एक स्मार्ट उपकरण है जिससे चावल की गुणवत्ता मापी जाती है। अन्न दर्पण उपकरण चंद मिनटों में चावल की गुणवत्ता को किसान और व्यापारियों के सामने स्पष्ट कर देता है। इससे किसानों को चावल का उचित मूल्य मिल जाएगा। फिलहाल कोलकाता की मंडियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। यह तकनीक बिहार में भी जल्द आएगी। किसान भाइयों, अगर आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो टमाटर और बैगन आपके खेतों की शोभा बढ़ा रहे होंगे। तकनीक से की गई सब्जियों की खेती बेहतर आमदनी देती है। टमाटर बैगन में ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ही फसलों में खाद और पानी संतुलित इस्तेमाल की जाए। ज्यादा पानी कीड़े को जन्म देता है और अनुशंसित मात्रा में ज्यादा खाद पौधों को अच्छी बढ़वार तो देता ही है, लेकिन उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। टमाटर और बैगन के पौधे जितना ज्यादा बड़े होंगे, सब्जियों का उत्पादन उतना कम होगा। इसलिए
यूरिया, पोटाश और फास्फोरस की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। विवेक संकर मक्का 43, BHM 117, HM 11 और 9, मालवीय शंकर 2, विवेक शंकर मक्का 27 और 17, शक्तिमान 3, 4 सरकारी संस्थाओं द्वारा शोध की गई किस्में जो बिहार की जलवायु के लिए मक्का के बेहतरीन प्रभेद हैं। मक्का की कई तरह के खाद्य उत्पाद भी प्रसंस्करण के जरिए बनाए जा रहे हैं और बाजार में खूब बिक रहे हैं। इसलिए इन प्रभेदों से मक्का उत्पादन आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। खाद्यान्नों में ताजा भाव के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज अनाज मंडी। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 9000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम के अनुकूल खेती कीजिए। राज्य में पछुआ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड की स्थिति फिलहाल ऐसी ही बनी रहेगी। साथ ही मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। समय पर बोई जाने वाली सरसों की फसल में निराई और सिंचाई की सलाह दी जाती है। 2 सप्ताह तक तापमान कम रहने पर सफेद रतुआ का संक्रमण हो सकता है, इसलिए किसानों को पौधों की पत्तियों पर निगरानी रखने की सलाह दी जाती है। अभी आपने देखा कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरों को, मंडी भाव, सफलता, उपकरण और साथ में मौसम संबंधी समाचार, खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का, तो आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप तमाम किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, तिलहनी फसल में कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें, क्यों जरूरी होता है कीट व्याधि से बचाव, और अगर हमारे फसलों को कीट व्याधि लग गई है तो कैसे बचाव किया जाए, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ श्री देवनाथ प्रसाद जी से। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह है तिलहनी फसलों पर, यानी कि तिलहनी फसलों में कीट व्याधि का प्रबंधन हम किस तरीके से करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग, बिहार पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे जो मेरा पहला सवाल है इस संदर्भ में, आज का जो हमारा विषय है कि तिलहनी फसलों में जो कीट व्याधि का प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें। किसान भाई, बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे खेतों में तिलहनी फसल, खास के राई, तोरी, सरसों आदि लग चुके हैं। तो किसान भाई यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि खास के कीट व्याधि प्रबंधन यदि प्रारंभिक अवस्था से कर लेते हैं तो निस्संदेह आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तिलहनी फसल, खास के राई, तोरी, सरसों जो होते हैं उसमें प्रमुख जो कीट लगते हैं उसमें आड़ा मक्खी और लाही कीट काफ़ी प्रमुख है। तो आड़ा मक्खी जो होते हैं वह फसल को काटते हैं और उसके मुलायम भाग को काट के खा जाते हैं। इससे सामान्यतः फसल में कम क्षति होती है, बहुत कम समय में ही आर्थिक क्षति को वह पार करते हैं। किंतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं कि आड़ा मक्खी लगी हुई है तो आप निस्संदेह इसमें रासायन का उपयोग कर सकते हैं। पहले अवस्था में आप नीम आधारित कीटनाशी
उसका यदि आप उपयोग करते हैं, खास के 1500 ppm नीम आधारित कोई भी कीटनाशी है, उसका 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि स्प्रे कर देते हैं तो इसमें बहुत हद तक निदान हो जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है, जिसको लाही कीट के नाम से जानते हैं, महू कीट के नाम से जानते हैं और इसको मस्टर्ड एफिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो मस्टर्ड एफिड्स जो होते हैं यह बहुत ही घातक है, यह चूसक कीड़ा है, यह काफ़ी फसल को क्षति करता है। ये क्षति करने के दरमियान इसमें 3 प्रकार की संक्रियाएँ होती है। पहली संक्रिया जो होती है इसमें तो वह रस चूसता है, दूसरा है कि यह एक रस का स्राव भी करता है जो काले फफूंद को पनपने में सहायक होता है, और तीसरा लाही के साथ सबसे बड़ी विशेषता हो गई है कि यह अन्य विषाणु के लिए वेक्टर का काम करता है, कारक का काम करता है, यानी विषाणु को वह कैरी करता है और विषाणु को फैलाता है। आप जानते हैं कि विषाणु रोग काफ़ी घातक होते हैं, लाइलाज होते हैं, अतः लाही का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरत है। और लाही के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ कहीं भी आप लाही देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसके लिए पीला स्टिकी ट्रैप, जिसको एली स्टिकी ट्रैप के नाम से जानते हैं, पीला फंदा के नाम से जानते हैं, जो चिपचिपा होता है, उसको आप 10 से 12 चिपचिपा फंदा जो पीले रंग का होता है वह प्रति हेक्टेयर की दर से आप लगा देते हैं खेतों में समान दूरी पर, तो बहुत हद तक आपका लाही कीट उस पर सट जाते हैं और उनकी आबादी घट जाती है। दूसरी बात है कि किसान अगर सामान्य पानी का भी स्प्रे कर देते हैं तो लाही का 15% या 50% पॉपुलेशन तक काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब इससे भी संभव नहीं हो तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप रसायन का उपयोग करें। तो रसायन के उपयोग में आपको बताना जरूरी है कि इमामेक्टिन बेंजोएट 17.8 SL आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप स्प्रे कर देंगे तो आपको निस्संदेह लाही कीट का प्रबंधन हो जाएगा। अगर आवश्यकता होगी तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं, अन्यथा एक बार में भी इसका प्रबंधन हो जाता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि बदली वाली मौसम हो, हल्का बूंदाबांदी हो और तापमान अचानक बढ़ जाए तो लाही लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाई अभी का जो मौसम है वह इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ख़ास के 15 दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक लाही कीट का प्रकोप अत्यधिक होता है। अतः लाही कीट के प्रबंधन में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ पर आप निस्संदेह प्रबंधन करें। नहीं तो यह पाया गया है कि 60 से 70% तक क्षति एक लाही कीट के कारण होती है, और यह केवल सरसों को ही क्षति नहीं करता है, अन्य फसलों में विषाणु जनित रोग को वेक्टर का भी काम करता है, कारक का भी काम करता है, जो अन्य फसलों के लिए भी हानिकारक होता है। अतः किसान भाई इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करना चाहते हैं कि कीट व्याधि भी जो होते हैं वह सरसों के फसल में, तोरी के फसल में वह भी काफ़ी क्षति करते हैं। इसमें 2 व्याधि काफ़ी प्रमुख हैं। एक है अल्टरनेटिया ब्लाइट और दूसरा जो हमारा है वह व्हाइट रस्ट है, जिसको श्वेत फफोला रोग के नाम से भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा कर दें कि अल्टरनेरिया ब्लाइट क्या है। अल्टरनेरिया नामक एक फफूंद है जिसके कारण यह झुलसा रोग लगता है। यह फसल को काफ़ी क्षति करता है और यह काला धब्बा भी, फली पर भी काला धब्बा और पत्ती पर भी काला धब्बा छोड़ देता है। तो किसान भाइयों को इसके लिए सलाह दी जाती है कि आप यदि खड़ी फसल में आप देख रहे हैं तो निस्संदेह मैंकोजेब 75% 75% WP आता है, वह 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप इसका छिड़काव कर देते हैं और आवश्यकता अनुसार 10 या 12 दिनों पर दोहरा भी देते हैं तो इसका संपूर्ण निदान हो जाता है। इसी के तहत आप जहाँ कहीं भी व्हाइट रस्ट का बीमारी देख रहे हैं, जिसको श्वेत फफोला रोग भी कहते हैं, यह अगर आप खेतों में देख रहे हैं तो निस्संदेह वहाँ भी आप मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप प्रोपिकोनाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई मैंकोजेब बहुत ही सस्ता, सेफ, सुरक्षित फंजीसाइड है और उसका उपयोग करके बहुत हद तक ये दोनों महत्वपूर्ण रोग से आप निदान फसल को प्राप्त करा सकते हैं और अच्छी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी क्रम में एक अहम सवाल सर ये जहन में आ रहा है कि बिहार के कई हिस्सों में सरसों की खेती हो चुकी है और कई हिस्सों में अभी होना बाकी है। तो इस क्रम में जहाँ पे सरसों की खेती हो गई है, फूल आ गए हैं, तो वहाँ पे एक समस्या देखने में आ रही है कि जो काले फफूंद का आपने जिक्र किया, तो कई किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं है कि वो लाही है कि फफूंद है और उसका निदान कैसे किया जाए। तो सर, इसके बारे में विशेष जानकारी हम अपने किसान भाइयों तक आपकी पहुँचाना चाहेंगे। देखिए किसान भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके पहचान के लिए मैं एक विशेष तरीका बताता हूँ। लाही तो आप अपनी नेकेड आँख से भी दे सकते हैं, या झुंड में होते हैं, प्रायः काले रंग के होते हैं, और जो सरसों में लगते हैं उसमें दोनों प्रकार के लाही, पंख युक्त लाही और जो हमारा हो पंख विहीन लाही, दोनों प्रकार के लग रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि लाही जो होते हैं वही काला द्रव
छोड़ते हैं जो काला फफूंद को पनपने में देता है। बेसिकली वह फफूंद जो है वह काले रंग का है, वह नया है, लेकिन लाही के द्वारा छोड़े गए द्रव के कारण वह जल्दी पनपते हैं। अतः वहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी आप लाही के निदान के लिए इंसेक्टिसाइड या मेक्टिन बेंजोएट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इमिडाक्लोरोपीड का करते हैं, वहाँ पर किसानों को सलाह दी जाती है कि एक फंजीसाइड का भी उपयोग जरूर कर दें। इसके लिए मैंने चर्चा किया कि मैंकोजेब का जो इस्तेमाल साथ साथ कर देते हैं तो आपको दोनों का निदान हो जाता है। काला फफूंद से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और इस साथ ही साथ आपको जो कीड़ा लाही है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ कहीं भी आप लाही का प्रकोप देख रहे हैं वहाँ पर आप निसंदेह लाही के लिए कीटनाशक जो हम मेक्टिन बेंजोएट तो अंतिम चारा है, इमिडाक्लोरोपीड की चर्चा करते हैं, इमिडाक्लोरोपीड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर आप निश्चित रूप से फफूंदनादी जो मैंकोजेब है 75% WP उसका भी आप प्रयोग करें तो बहुत हद तक आप यह पाएंगे कि कीट के साथ साथ फफूंद जनित बीमारी से भी आपका निदान हो जाएगा और दोनों काम एक साथ हो जाएगा और बहुत हद तक आपको स्वस्थ फसल और अधिक उत्पादन का स्वस्थ फसल प्राप्त होगा। तिलहनी फसलों का ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए हमारे किसान भाई किन किन सावधानियों को अमल में लाएं? किसान भाई तिलहनी फसल से ज़्यादा पैदावार का मूल मकसद हम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तेल की मात्रा हो और इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आप सबसे पहले बीज उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार में जिस फसल से तेल निकलता है उसी तेल से यदि आप बीज उपचार कर लेते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम आता है। उसके बाद प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। साथ ही साथ सल्फर जो सबसे महत्वपूर्ण है, सल्फर का इस्तेमाल तिलहनी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। कहा जाता है कि 0.5% तक तेल का उत्पादन सल्फर के प्रयोग के कारण बढ़ जाता है। अतः सल्फर से बीज उपचार या मिट्टी उपचार या सल्फर का प्रयोग खास के तिलहनी फसलों में काफ़ी कारगर साबित होता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार से विमुक्ति एवं पंक्ति में खेती करना और उन्नत बीज का प्रयोग करना यह बहुत ही श्रेयस्कर है और जैविक तरीके से समेकित कीट प्रबंधन करते हुए यदि अब कीट व्याधि का प्रबंधन करते हैं तो बहुत हद तक कम लागत में गुणवत्ता युक्त और अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया और कितनी विस्तार से आपके लिए जानकारी हम आपके समक्ष पहुंचाए और सर ने भी बहुत ही बृहद पैमाने पर विस्तार से तिलहनी फसलों का पैदावार का बढ़ोतरी आपका किस तरह से हो और आपको आर्थिक लाभ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आर्थिक लाभ में इजाफा कैसे किया जाए, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने दी आपको और सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खेती को विस्तार देने के लिए और किसानों के उद्धार के लिए हमारे प्रधानमंत्री की पहल के द्वारा कृषि मंत्रालय भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्हीं योजनाओं में से एक है एग्री इंफ्रा फंड। आइए देखते हैं इसी पर एक फिल्म और जानते हैं कि हमारे किसानों को इससे क्या लाभ हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बीज से बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाना। देश के अन्नदाताओं के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जिससे कृषि क्षेत्र को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसल उपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी की सुविधा प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह,
कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। तेलंगाना राज्य के कृषि उद्यमी बाला रेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र एक दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। इसी तरह केरल के देवन चंद्रशेखरन इस योजना की मदद से किसानों के लिए स्वदेशी ड्रोन तैयार कर रहे हैं। 200 से ज्यादा किसानों को हमारे बनाए ड्रोन से कम कीमत में फसल निरीक्षण, कीटनाशक स्प्रे जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब तक 35,000 से अधिक स्वीकृत प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन पारित हो गए हैं। इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। इस योजना से कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, तो देखा आपने कैसे तिलहनी फसलों में कीट व्याधि प्रबंधन किया जाए और साथ ही सरकार की योजनाओं में से एक एग्री इंफ्रा फंड द्वारा हमारे फिल्म के द्वारा आपने देखा कि कैसे किसानों को इससे लाभ मिल सकता है और क्या योजनाएं हमारी सरकार की। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।